अभी तक जो भी पढ़ा यार, किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि आज मैं ब्लाइट थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं कुछ चीजें पूछूंगा, तुम लोगों को पता होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, क्रीप लाइन नहीं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, और सीपेज लाइन क्या होती है, पता है ना सीपेज क्या होता है? यस और नो में जवाब देना केवल। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड सीपेज? क्या होता है, जल्दी से आंसर दो इसका मुझे, क्योंकि आज से स्टार्ट करने से पहले दो टर्म्स याद होने चाहिए तुम लोगों को। बोलो बोलो। आंसर दो। और आगे चलते चलते एक्सप्लेन करता करता बता दूंगा, पर तुम लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। दोनों एफएम के अंदर पढ़े, एक अभी पढ़ा है थोड़े टाइम पहले, नहीं एक एफएम के अंदर पढ़ा हुआ है। तो फिर आगे आज अपन पढ़ते हैं ब्लाइक्स थ्योरी, ठीक है ना? ब्लाइक्स क्रीप थ्योरी, इसका पूरा नाम है ब्लाइक्स क्रीप थ्योरी। ये और खोसला थ्योरी दो अलग अलग थ्योरीज है। ये केवल ये वाले, मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कैनेडी और लेसिस है ना, कैनेडी एजम्पशन पे चलता है, ब्लाइक्स भी ऐसे कैसे एजम्पशन पे चलता है, याद रखना। ठीक है ना? कैनेडी और लेसिस करीब करीब मतलब नॉर्मली थी कि दोनों को आराम से अपन स्टेप याद होंगे तो अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? पर याद रखना कि इसके अंदर ब्लाइट ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू कैनेडी। कैनेडी में आराम से 2 दिन के अंदर एक्सप्लेनेशन देके फिर 2 दिन के अंदर न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल 40 मिनट के अंदर कंप्लीट हो ना हो गारंटी नहीं है। तो पिछले बार क्या थी, हमारे लैब्स थी तो मैंने लैब्स के अंदर करवाया था, और अगर न्यूमेरिकल अगर मैंने फिर टाइम में अगर मैं लैब नहीं लेता था तो वो 2 दिन के अंदर हुआ था, आराम से धीरे धीरे एक्सप्लेन करता करता, ठीक है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। डिजाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर और एप्रन। अब देखो, डिजाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर और एप्रन होता क्या है, सबसे पहले ये सुन लेना। अब अपन कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाएंगे तो नीचे एक अपन को बेस बनाना पड़ेगा, जो पानी यहाँ से वहां, मतलब अगर ऊपर पानी फ्लो हो रहा है, नीचे सप्लाई, नीचे फ्लो हो, मतलब उसके अंदर से पास ना हो, उसे बोलोगे इनपरवियस फ्लो या एप्रन। नहीं आया तो नो बोल देना, आ गया तो यस बोल देना। इम्परवियस फ्लोर और एप्रन क्या होता है, पता चला? कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसका बेस बनाया जाता है। बेस बनाने के लिए बेस ऐसा बनाया जाता है कि पानी, ऊपर वाला पानी नीचे ना फ्लो हो जाए सीपेज के द्वारा। यस और नो? आ गया समझ में या नहीं आया, बता दो। ओके। Directly depend upon the possibility of percolation in the porous soil on which the apron is built। अब बताओ पोरस सॉइल क्या होती है? ब्लैंक फेसेस लेके मत बढ़ो, बैठो, ये नई चीज समझ में आएगी। तो मुझे जल्दी से बताओ परकोलेशन क्या होता है। इरिगेशन के फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने परकोलेशन पढ़ाया है। व्हाट डू यू मीन बाय परकोलेशन? जल्दी से माइक ऑन करके आंसर दे दो प्लीज, जल्दी से, नहीं तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा।
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पानी सप्लाई होता है या एक लेयर से दूसरे लेयर में पानी सप्लाई होता है, उसे परकोलेटेड बोलते हैं। ब्लाइक ब्लाइक ने क्या क्या एज्यूम्स किए थे देख लो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इम्पेरियस लेंथ ऑफ द एप्रन। मतलब क्या है देखो, ब्लाइक ने क्या बताया था बताता हूँ मैं, देखो मार्कर से। ये देखो ये एप्रन है, ये यहाँ पर पानी सप्लाई हो रहा है, मतलब ये है। एक मिनट। अरे यार अब कैसे होगा। ये देखो ये है फुल सप्लाई लेवल। FSL, ये पानी का फुल सप्लाई लेवल है। तो ये क्या बोलता है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पास होगी ना, ये HGL, ये एकदम लीनियर रहेगी। पर ये पॉसिबल नहीं होता है। इसने केवल एज्यूम किया था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो भी फ्लो हो रही है स्ट्रक्चर के अंदर, वो कांस्टेंट रहेगी एज इट इज स्ट्रेट लाइन। पर वो पॉसिबल नहीं होता है, ये खोसला ने कहा था। इन दोनों में ये फर्क पड़ता है कि ये क्या एज्यूमशन एकदम आइडियल कंडीशन में लेके चलता है, जो हर जगह पॉसिबल नहीं होती है। फिर है द percolating water creeps along the contact of the base profile of the apron with the subsoil losing head and root proportional to its length of travel। अब वाटर क्रीप लाइन क्या होती है, देखो मैं बात सुनो, जो इधर से देखो, एक कहाँ का पॉइंट है ये रहा। देखो यहाँ से जो अगर नीचे से जो इसके सप्लाई हो रहा है ना, एक मिनट। देखो ये नीचे से पानी सप्लाई हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पहुंच रहा है, मतलब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी पहुंच रहा है और इम्परवियस फ्लोर के नीचे से। तो वो होता है क्रीप, और वो टोटल लेंथ को बोलते हैं क्रीप लेंथ, ये याद रखना। ये क्रीप लेंथ ब्लैक थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना तुम लोग इसके ना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल पाओगे, ना इसका अपलिफ्ट प्रेशर निकाल पाओगे। इसका मेन अपलिफ्ट प्रेशर निकालना होता है। अपलिफ्ट प्रेशर निकालने के बाद अपन थिकनेस निकालना है। अपलिफ्ट प्रेशर हेड निकालने के बाद थिकनेस निकालनी पड़ती है। थिकनेस निकालने से ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर ओवरटर्न ना हो जाए। आ गया समझ में? तो फिर अपन आगे मूव ऑन करते हैं। स्टॉपेज ऑफ परकोलेशन बाय कट ऑफ फाइल पॉसिबली ओनली इफ द एक्सटेंड अप टू इम्परवियल सॉइल स्ट्रेटा। ठीक है, ये इसने एजम्पशन दिए थे। अब ये देखो, ब्लाइंड डेजिग्नेटेड द लेंथ ऑफ द ट्रेवल एज अ क्रीप लेंथ, जो मैंने अभी बोला था कि ये देखो लोग, ये यहाँ से देखो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी फ्लो हो रहा है। ये देखो ये जा रहा है ना। ये है इसकी क्रीप लेंथ टोटल। इसके अंदर देखो इसकी क्रीप लेंथ कितनी होगी, 2D1, मतलब ये यहाँ से ऊपर से आया नीचे और वापस ऊपर गया, तो ये आ गया 2D। फिर ये बी आ गया, ये वाली लेंथ, ये बी टोटल लेंथ होगी। देखो ये बी टोटल लेंथ है, ये तो टोटल लेंथ काउंट होगी। फिर 2D2 और 2D3, ये टोटल कंबाइंड होगा क्रीप लेंथ। मतलब पायल से ऊपर से लेके नीचे जाके, नीचे से नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, फिर एकदम वर्टिकल एकदम हॉरिजॉन्टल चला, फिर वापस डाउन जाके अप आया, फिर वापस हॉरिजॉन्टल चला, फिर ऐसे टोटल लेंथ को क्या बोलोगे, क्रीप लेंथ।
मतलब जो सीपेज का पानी इम्परवियस फ्लोर के नीचे से पास हो रहा है, जो लेंथ उसने कवर की है उसे क्रीप लेंथ बोलोगे। ये समझ में आ गया तुम लोगों को? जल्दी बोलो। जल्दी। ओके। अब ये याद रखना, इसके अंदर अपन क्या निकालते हैं, एक अपलिफ्ट प्रेशर हेड निकालते हैं। अपलिफ्ट प्रेशर हेड क्या होता है देखो। अपलिफ्ट प्रेशर होता है जो नीचे की तरफ से फोर्स निकलता है, और जो नीचे की तरफ से ऊपर फोर्स लग रहा है उसको रोकने के लिए जो अपन थिकनेस प्रोवाइड करेंगे वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर अपलिफ्ट प्रेशर ज्यादा हो गया थिकनेस से तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे ओवरटर्न हो जाएगा, ऐसे उल्टा घूम जाएगा, और घूमने से स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ये याद रखना। तो अपलिफ्ट प्रेशर रोकने के लिए अपन को इसकी थिकनेस प्रोवाइड करानी पड़ती है। अगर थिकनेस स्लैब की प्रोवाइड नहीं कराओगे, वो थिकनेस अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से अलग अलग थिकनेस प्रोवाइड कराई जाती है, अलग अलग अपलिफ्ट प्रेशर के हिसाब से अलग अलग थिकनेस प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल करूंगा ना कल, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो तुम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। और न्यूमेरिकल के अंदर अटेंटिव रहना, नहीं तो तुम लोगों को ऊपर से निकल जाएगा न्यूमेरिकल, फिर कहना मत कि समझ में नहीं आया सर। ठीक है। अब देखो, ये होता है अपने पास परकोलेशन कोफिशिएंट सी, या ब्लाइट कोफिशिएंट बोल सकते हो इसे तुम लोग। ये होता है H/L। एच क्या होता है जल्दी से बता दो मुझे। गौरव आंसर दे, एच क्या होता है? बिल्कुल हेड लॉस। और एल क्या होगा? क्रीप लेंथ, ये याद रखना। एल इजिकल्स टू क्रीप लेंथ। ठीक है। तो ये वाला होगा, ये अपन को ये वाली चीज अभी ध्यान नहीं रखनी, क्योंकि ये लिखा हुआ क्रीप लेंथ का ही है, एल। तो ये वाला अपन को फॉर्मूला याद नहीं रखना, केवल ये वाला याद रखना है, ठीक है ना? मैं नोट्स के अंदर ये वाली चीज दी भी है, इजीली तुम लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी। अगर तुम लोगों को इसमें से अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं अगली बार क्या होगा, खोसला थ्योरी में ध्यान रखना, मैं पीपीटी से नहीं पढ़ूंगा, मैं नोट से पढ़ूंगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, पीपीटी के अंदर खोसला एज इट इज चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो नोट्स में मेरे स्टेप बाय स्टेप किए हुए हैं, तो नोट से ही समझाऊंगा, तो तुम लोग अगर नोट्स पढ़ते हो तो तुम लोगों को समझ में इजीली आ जाएगा। C is equals to percolation coefficient, और रेसिप्रोकल ऑफ C इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। 1/C को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। डिजाइन क्राइटेरिया, इसका डिजाइन क्राइटेरिया क्या रहेगा? सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग। अब मुझे आंसर दो, पाइपिंग क्या होती है? माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो, बोल सकते हो तुम लोग। पाइपिंग क्या होती है? आकाश, पाइपिंग क्या होती है? खुशल, पाइपिंग क्या होती है बता दो।
What do you mean by piping? पाइपिंग क्या होती है, जल्दी आंसर दो। What do you mean by piping? ये होती है, देख लो, सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग क्या होती है। लेंथ ऑफ अ क्रीप शुड बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड सेफ्टी हाइड्रोलिक ग्रेडिएट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल। पाइपिंग एक तरह से बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर के अंदर अगर नीचे से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है और उसको अपन को क्या बोलते हैं, रोकना है, तो उसके लिए भी अपन को ये चीजें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। पाइपिंग एक्शन से स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, ये याद रखना। अंदर ये कैसा हो जाता है कि फ्लो आराम से इजीली पानी का हो रहा है, वो गलत होता है। द सेफ क्रीप लेंथ इज इक्वल टू एल इंटू सी इंटू एच। L is equals to creep coefficient, that is equals to 1 by C. Safety against uplift pressure. Let H be the uplift pressure head at any point of the apron. Thus uplift pressure is equals to WH. This uplift pressure is called balanced by the weight of the floor at this point. If T is equals to thickness of the floor and G is equals to specific gravity of the material, then weight of floor per unit area is equals to WG into T is WH dash is equals to WG into T, that is equals to T is equals to H by H dash by G। ये होता है टोटल। H डैश होगा हाइड्रोलिक, मतलब क्या बोलते हैं अपन, जो हेड निकालते हैं अपलिफ्ट प्रेशर हेड, वो होगा H डैश। टी मतलब क्या होगा, H क्या होगा, वेट, H डैश क्या होगा, अपलिफ्ट प्रेशर हेड। अपन को एंड में जाके जो ये फॉर्मूला निकलेगा थिकनेस का, ये होता है थिकनेस ऑफ द फ्लोर का फॉर्मूला, 4/3 H G माइनस 1, H/G-1। ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस ऑफ ब्लैक थ्योरी, इसके लिमिटेशंस क्या क्या रहेंगे। पहला, ब्लाइक मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप। अब देखो इसने क्या किया, क्रीप लेंथ को पूरा ही एक ही मान लिया, अगर भले वर्टिकल जा रही है हॉरिजॉन्टल जा रही है, तो मतलब कैसे फ्लो हो रहा है, इसने दोनों को एक ही मान लिया, अलग अलग नहीं माना। पर अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग, और आप आगे फोर्सला पढ़ोगे तो फोर्सला ने अपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को अलग अलग पॉइंट लेके अपन ने अपलिफ्ट प्रेशर हेड माना। इसने did not explain the idea of exit gradient, the safety against undermining cannot simply be obtained by considering a flat average gradient, but by keeping the gradient will be low critical. No distinction between the outer and inner faces of the sheet pile or the intermediate sheet pile, whereas the investigation it is clear that the outer faces of the end sheet pile are much more effective than inner ones. Losses of head does not take place in the same proportion as the creep length. Also, the uplift pressure distribution is not linear, but follow a sine curve. Fifth, the Blythe did not specify the absolute necessity of providing a cutoff at the downstream end. ये इसके 5 limitations थे।
फिर है लेंस वेट, इसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल केवल ब्लैक्स पे है। इसके बाद ये वाला क्या बोलते हैं, ब्लैक स्क्रिप्ट थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर मुझे जिसको भी डाउट है वो डाउट पूछ लेना। एन इम्प्रूवमेंट ओवर ब्लैक थ्योरी, ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप, हॉरिजॉन्टल क्रीप इज लेस इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग अपलिफ्ट प्रेशर देन वर्टिकल क्रीप। मतलब एक चीज बताता हूँ, अपलिफ्ट प्रेशर में अगर, एक मिनट, हम्म, अपलिफ्ट प्रेशर में ये वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा या ये वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा? कौन सा एरो ज्यादा इफेक्टिव होगा? आंसर दो जल्दी से, मुझे जल्दी टाइप कर दो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? और क्यों होगा, ये माइक ऑन करके आंसर देना है। जल्दी आंसर दो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, और क्यों? तो सो रहे हो क्या? जल्दी आंसर दो। अरे वर्टिकल होगा ना, वर्टिकल इसलिए होगा, अगर एक पॉइंट अपन चुभाते हैं तो पॉइंट जमीन के अंदर डालते हैं तो पॉइंट ज्यादा डीप जाएगा, एज कम्पेयर टू अगर पत्थर को अपन ऐसे रखते हैं और उसको प्रेशर देते हैं तो पत्थर कम जाएगा। आगे समझ में? इसलिए वर्टिकल ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये याद रखना। वर्टिकल क्रीप को ध्यान रखते हुए अगर डिजाइन करते हैं अपन फ्लोर तो ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल। और फिर है फोर्थ है, प्रपोज्ड वेटेज फैक्टर ऑफ 1/3 फॉर हॉरिजॉन्टल क्रीप एज अगेंस्ट द 1 फॉर वर्टिकल क्रीप। ठीक है, फिर आज की ये वाला और होता है, मैं ये वाला देख लो, इसका एक मेन डायग्राम देख लेना, ब्लैक स्क्रीप के ऊपर पूरा डायग्राम ये वाला है। इसकी अगर अपन को निकालनी है तो ये क्रीप लाइन निकालनी है ना, एल। इसकी टोटल क्रीप लेंथ होती है। ठीक है, अब आज की क्लास में किसी को कुछ भी डाउट है? यस और नो? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, डाउट है तो पूछ लेना फिर।